Hello everyone. In this lecture, we have to discuss about the summary of these topics, that is heat and optics. So basically आज के लेक्चर में हम सिर्फ हीट वाला टॉपिक सिर्फ कवर करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट और एक लेक्चर रहेगा, उसमें आपको ऑप्टिक्स वाला पार्ट भी हम कंसिडर करेंगे. ओके, से हमारा पार्ट 1 है समरी का इसका. ओके, सो देखो क्या है. सो डेफिनेशन क्या क्या है इसमें देखो. सो हीट की डेफिनेशन पहले समझ लो कि हीट क्या चीज़ होती है. ओके ना. सो एक तरह की एक एनर्जी है जो किसी बॉडी में होती है. ओके, कब होती है? जब उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से मूव करने लगते हैं. ओके, कुछ भी मूवमेंट होती है उन दोनों के इसमें, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर टकराते हैं. ओके, उनका कोलिजन होता है, तो उसके वजह से वो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है. तो उस काइनेटिक एनर्जी के वजह से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, उस एनर्जी को हीट बोला जाता है. ओके, तो इसके यूनिट क्या क्या रहते हैं? तो इसका ऐसा यूनिट है जूल, और सी जी एस यूनिट है कैलोरी, और एम के एस यूनिट है किलो कैलोरी. ओके, सो इसके डायमेंशंस क्या क्या रहेंगे? L⁻², M⁻1, T⁻². ओके, हमने फर्स्ट समरी वीडियो में भी हमने देखा था. ओके, सारे के सारे डायमेंशन फर्स्ट यूनिट में आपको हुआ है. ओके, सो ये चीज़ है. तो ये देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है हीट. आपको जब आप धूप में ऐसे घूमते हो तो आपको महसूस होती है हीट बहुत सारी. ओके ना. तो इसी तरह से वो एक तरह की एनर्जी है. एंड देन देखो सोर्सेज ऑफ हीट क्या क्या होते हैं. देखो तो हीट के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं. एक तो है सन. ओके, सन से हीट निकलती है, आपको मालूम ही है. ओके, इलेक्ट्रिकल हीटर्स भी हो सकते हैं, उससे भी हीट निकलती है. फ्यूल्स हो सकते हैं, फ्यूल्स में से भी हीट निकलती है. ओके, आपको गाड़ी से का तो दिखा ही होगा, आप साइलेंसर में से कितना सारा धुआं निकलता है. ओके, वहाँ से भी हीट ही निकलती है. ओके, हीट एक तरह की एनर्जी है. ओके, गैसेस रहते हैं, अलग अलग टाइप के गैसेस रहेंगे, उसमें से भी हीट निकलती है. ओके, देन ये जो हीट है और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमें मालूम है क्या चीज़ रहती है. ओके ना. जो हमें कोई भी चीज़ गर्म है या भी ठंडी है तो कैसे पता चलता है वो एक्चुअली, तो उसे मेज़र करने का ही तरीका मतलब हमारा टेम्परेचर है. ओके, सो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स टेम्परेचर. ओके, एंड हीट का क्या है, अभी देखा हमने वही चीज़ है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज़ possessed बाई अ बॉडी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. मतलब बॉडी के अंदर जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन होती है, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है, उसी की वजह से एक्चुअली हीट निकलती है. ओके ना. देन ऐसा यूनिट क्या है इसका, जूल है और हीट का. एंड जो टेम्परेचर है उसका ऐसा यूनिट तो आपको मालूम ही है. ओके ना. आप जनरली आप कहीं पे भी जो कोविड के टाइम पे अगर जो टेम्परेचर मेज़र कर रहे थे वो कुछ कुछ इसमें सेल्सियस में रहता था, कुछ में फ़ारेनहाइट रहता था. लेकिन यूनिवर्सल जो उसका है ऐसा यूनिट है वो कौन सा है? केल्विन. ओके, केल्विन है. केल्विन बोलते हैं या फिर डिग्री केल्विन बोलते हैं. और जो हीट है वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो उसके मास पे डिपेंड करती है हीट का भी. ओके ना. मतलब कितनी जितनी ज़्यादा बड़ी बॉडी है उससे ज़्यादा हीट निकल सकती है. ओके ना. बट जो टेम्परेचर है वो ऐसा नहीं है, मास पे डिपेंड नहीं करता. ऐसा नहीं है कि ना अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उस पर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, इस पर कम टेम्परेचर रहेगा. नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहता. मास पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर हर जगह पे सेम रहेगा. ओके, देन इट इज़ कॉज. ओके, मतलब उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, बस इतना समझ लो. ठीक है ना. मतलब साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उसे हम बोल सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके ना. इट इज़ देन हीट क्या है? एक तरह का कॉज है. एंड जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली हीट का ही इफेक्ट है. ओके ना, ये चीज़ है. देन हीट क्या है? उसे कैलोरी मीटर से आप मेज़र कर सकते हो, और टेम्परेचर को मेज़र करने के थर्मोमीटर यूज़ करना पड़ता है. देन टोटल एनर्जी है सभी मॉलिक्यूल्स की. ओके, हीट जो है वो टोटल एनर्जी है सारे मॉलिक्यूल्स की. और जो टेम्परेचर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम. ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की. हीट एनर्जी जो है वो कैसी है? फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर. तो हीट कैसे फ्लो होती है? जो हाई टेम्परेचर पे है जो बॉडी, वो हाथ से लो टेम्परेचर पे जाती है. और जो टेम्परेचर होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो फ्लो का डायरेक्शन वहाँ पे शो करता है. ओके ना. नेक्स्ट क्या है? डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. देखो यहाँ पे कैसे कैसे एक सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है. ओके, यहाँ पे उनका फॉर्मूला भी दिया गया है, कितना कितना होना चाहिए कैलकुलेट करना है आपको. अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, केल्विन से सेल्सियस में क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस से केल्विन अगर करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला है यहाँ पे. देन देखो यहाँ पे सेल्सियस में वैल्यू उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये होगा. ओके ना, फ़ारेनहाइट की सेल्सियस में ऐसा. ओके,
तो यहाँ पे स्केल दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है, 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, 0 के नीचे आते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, ओके ना। बट ऐसा केल्विन में नहीं है, केल्विन में 273.15 ये जो है वो केल्विन का टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पे वो एक्चुअली उनका 0 डिग्री है, ओके, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। और ये यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ये है 373.15, ओके। एंड सेम अगर आप फ़ारेनहाइट में जाओगे तो वहाँ पे तो 32 पे आपको ये मिल जाएगा इसका, ओके। एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 212 पे। फ्रीजिंग पॉइंट आपको 32 पे मिल जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। ओके, इस तरह से मतलब चेंजिंग रहते हैं अलग अलग। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो इनमें कन्वर्टेशन आपको करना है तो इजीली कन्वर्जन यहाँ से हो सकता है। देखो Tc-0/100 इक्वल टू Tf-32/180 इक्वल टू Tk-273/100, ओके ना। तो मतलब क्या किया बेसिकली, जो आपका टेम्परेचर होगा, ओके, जो कुछ इसमें सेल्सियस में, तो उसके साथ माइनस क्या किया कि उसका पहला फ्रीजिंग पॉइंट माइनस किया, डिवाइड बाय उसके कितने यूनिट्स है बीच में वो, ओके ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Tc, Tf और Tk क्या क्या है, ओके ना, टेम्परेचर है बॉडी का। देन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ओके ना। तो कैसे कैसे मोड्स है देखो, तो क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऐसे 3 मोड्स रहते हैं। तो क्या क्या रहता है कंडक्शन, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी पता चल रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रही है, ओके, हीट जो है ऊपर ऊपर जा रही है, ओके ना। देन वो उसे कन्वेक्शन बोलते हैं, ओके। क्या होता है, नीचे जो पानी है उसके वजह से जो ज़मीन है पहले गर्म हो जाती है, उसकी वजह से पानी को कोई गर्म कर रहा है। पानी जैसे ही गर्म होता है तो क्या हो रहा है, ऊपर हीट जा रही है, ओके। और ये रेडिएशन क्या हो रहा है, ये पूरे सन से रेडिएशन नीचे आ रही है, ओके ना। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे देखो स्टडी करेंगे। देखो ये कैसे पता चल रहा है आपको, देखो पहले कंडक्शन क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ये आग लगाई हुई है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से हीट है, और ये क्या है, एक रॉड है जो मेटल रॉड है। तो क्या हो रहा है, हीट क्या हो रही है, यहाँ से धीरे 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 करके ये इसका जो हाथ है, यहाँ ने इसने यहाँ पे ग्लव्स क्यों पहना है, क्योंकि इसे मालूम है कि थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जाएगा। लेकिन ये गर्म क्यों होगा, बाई द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ओके ना। एक एक पॉइंट गर्म होते जाता है, धीरे 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 पूरा गर्म हो गया, देखो लाल लाल हो गया एकदम से, ओके ना, इस तरह से। देन नेक्स्ट क्या है, जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही है बॉडी। देखो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही है, कंडक्शन में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई थी हीट के, ये बहुत दूर है, फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ से उसे हीट मिल रही है, ओके, डायरेक्टली। तो इसे बोलते हैं हम कन्वेक्शन का एग्जाम्पल। और जो रेडिएशन का एग्जाम्पल है उसमें क्या है, देखो कि ये एकदम दूर है, उसका कुछ नहीं है, ओके, यहाँ से कुछ नहीं, फिर भी इसे कुछ ना अमाउंट में तो यहाँ पे रेडिएशन मिल रहा है, ओके ना, इस तरह से। तो इसे बोलते हैं रेडिएशन, ओके, इस तरह से। देन नेक्स्ट क्या है, ये देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन प्रोसेस के मीनिंग लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्या क्या होता है। फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर कंडक्शन में प्रोसेस होती है, ओके, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक्चुअल पार्टिकल्स कहीं माइग्रेट नहीं होते फिर भी, ओके। देन कन्वेक्शन में क्या होता है, लो टेम्परेचरिज्म विथ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, ओके। और रेडिएशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। जो हमारे जो सन से जो निकलती है रेडिएशन उसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही बोलते हैं, मतलब लाइट के फॉर्म में, ओके। इट ये कंडक्शन कैसा है, सॉलिड में ही होता है सिर्फ, और कन्वेक्शन लिक्विड में, मोस्टली लिक्विड और गैसेस में होता है। और जो रेडिएशन है उसके लिए कोई मटेरियल मीडियम, ओके, इट ऑकर्स इन बोथ मटेरियल मीडियम एंड वैक्यूम, ओके, किसी में भी हो सकता है वो, किसी मटेरियल मीडियम में या फिर वैक्यूम में भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। और ये स्लो प्रोसेस है कंडक्शन। कन्वेक्शन कैसा है, थोड़ा फास्ट है, ओके, मतलब कंडक्शन से फास्ट है। और सबसे फास्ट कौन सा है, रेडिएशन। तो यहाँ पे मटेरियल मीडियम्स भी दिए हुए हैं, ये रिक्वायर्ड है कि नहीं, ओके। कंडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, कन्वेक्शन के लिए भी रिक्वायर्ड है, बट रेडिएशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट देखो, तो जिसमें से हीट इजीली ट्रांसफर हो सकती है उसे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे कि मेटल्स रहते हैं जो आपके घर पे देखो, ऐसे मेटल्स जो रहते हैं वो सब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हो गए, ओके, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। एंड बैड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर से हीट इजीली फ्लो नहीं होती है, मतलब वो मटेरियल एक तो डैमेज हो जाएगा या फिर कुछ और हो सकता है, या फिर जाने नहीं देगा हीट को, उस चीज़ को बोलते हैं बैड कंडक्टर्स। तो उसमें क्या आता है, ग्लास आता है, वुड होता है, एयर, थर्मोकोल, वूल, पेपर, ओके, ये सब एग्जाम्पल से इसके यहाँ पे नीचे शो भी किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखो डेफिनेशन क्या क्या रहती है। तो वेरिएबल स्टेट रहती है सब्सटेंस की, तो क्या रहती है उसे
कि ऐसी स्टेट जिसमें जो है टेम्परेचर है सब्सटेंस का कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, तो उसे हम वेरिएबल स्टेट ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे। ओके, तो इस जिस वेरिएबल स्टेट जो है इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो ज़्यादा हो जाता है देन दी रेट ऑफ हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस। मतलब जो हीट लॉस होती है उससे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की कोशिश हो जाती है, कोशिश करता है वो सब्सटेंस। ओके, और स्टेडी स्टेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, इसमें जो हमारा जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस सेम ही रहता है। ओके, तो इस तरह से स्टेडी स्टेट बोलते हैं, इन विच टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट और स्टेडी। ओके, टेम्परेचर स्टेडी रहता है, स्टेडी स्टेट ऑफ सब्सटेंस। देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या रहता है, तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस होता है, इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, तो मतलब कितने पर डिस्टेंस कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर में। ओके, उसी को बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो उसका एक फॉर्मूला है। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, ऊपर टेम्परेचर है मतलब केल्विन, डिग्री केल्विन, नीचे आया डिस्टेंस मतलब मीटर, डिग्री केल्विन अपॉन मीटर, और सीजीएस यूनिट रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस अपॉन मीटर भी लिख सकते हैं। सीजीएस नहीं है, ये भी यूनिट चल जाता है, डिग्री सेल्सियस अपॉन मीटर। डायमेंशन क्या आता है, L पावर -1, M पावर 0, T पावर 0, K पावर 1। ओके ना। लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी देखो क्या है, तो हमने जो ये लिखा था इसका लॉ वही है। ओके ना। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो देखो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, K इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टी। ओके, तो हमने डिस्कस किया हुआ है कैपिटल Q। ओके ना, चार्ज है, स्मॉल डी डिस्टेंस। ओके, ये क्या है वहाँ पे एरिया, और ये θ1 θ2 टेम्परेचर डिवाइड बाई डी इंटू टी। ओके ना। सो इसलिए क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल के इज डिफाइंड एज द स्टेडी स्टेट क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके ना, इस तरह से ये जो है वो पूरा टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला है बीच वाला, है ना। देन नेक्स्ट हो गया है बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ कैसे यूज़ होता है, देखो हमारे बॉडी के अंदर भी यूज़ होता है ये। तो देखो इसका क्या मीनिंग है कि कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है मास ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब प्रेशर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होगी, और वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रेशर कम होगा। ओके, इस तरह से इन्वर्स रिलेशन है इन लोगों के बीच में। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, इसका जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम वहाँ पे कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ऐसा है ना। इन चार्ल्स लॉ देखो क्या बताता है, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं तो जो वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। ओके, मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज तो टेम्परेचर भी डिक्रीज, ऐसा है ना। कब होगा तो ये प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तभी। तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इक्वल टू V3/T3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो यहाँ पे शो कर दिया है, देखो जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। ओके ना, इस तरह से जो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर, देखो यहाँ पे नीचे अगर ये फ्लेम बढ़ती है मतलब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है इसका। ओके ना, ये दिखाया गया। नेक्स्ट क्या है, गे लुसैक्स लॉ। देखो क्या है, और यहाँ पे देखो आप देख सकते हो प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं है। ओके ना, गे लुसैक्स लॉ क्या बताता है, देखो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर जो है गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो हमें मालूम है। ओके ना, तो वही बताया हुआ है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका था जूल्स का, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ल्स का, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T इज गे लुसैक्स लॉ है। ओके ना, तो इस तरह से प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा वहाँ पे, कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसलिए हम लिख सकते हैं P1/T1 इक्वल टू P2/T2 इक्वल टू P3/T3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन परफेक्ट और जनरल गैस इक्वेशन देखो क्या है, तो पहले गे लुसैक्स लॉ ने क्या बताया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एंड चार्ल्स लॉ ने बताया V इज डायरेक्टली T, और जब दोनों को कंबाइन किया तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हुआ, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन को निकालने के लिए हमने इधर कांस्टेंट लिया, उस कांस्टेंट को हम R बोलते हैं, दैट इज द गैस कांस्टेंट PV इक्वल टू RT। ये हमारा हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, एंड जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस तो वो कैसा रहता है, हमें ये मालूम है, P इज बॉयल्स लॉ हमने बताया, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो उससे हम स्पेसिफिक पहले समझ लेते हैं स्पेसिफिक हीट क्यों लगती है। ओके,
is the energy required to increase the temperature of unit mass of gas through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन. ओके, तो हमें अगर किसी भी मास ऑफ गैस को अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाना है, ओके, किसी कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ओके, तो वहाँ पे हमें स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत पड़ती है. तो कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए सीपी यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो क्या है डेफिनेशंस देखो इनकी. तो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर. और सेम अगर वॉल्यूम के लिए करोगे तो एक ही वर्ड खाली चेंज होगा, क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन पे मास को हमें अगर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को हमें इंक्रीज करना है एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तभी वो स्पेसिफिक हीट निकलती है. तो रेशियो जब हम लेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम और सो सी पी अपॉन सी वी रहता है गैमा इक्वल टू, तो उससे हमें क्या मिलेगा, मतलब गैमा इक्वल टू सी पी बाई सी वी ऐसा रहेगा. यहाँ पे मैं भी कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, सी पी बाई सी वी ऐसा आता है. ओके ना, गैमा इक्वल टू सी पी बाई सी वी. ओके, नेक्स्ट क्या है, consider unit mass of gas to be heated at constant pressure so that its temperature is increased by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So Cp minus Cv equal to R by J. This is the Mayer's relation. Okay, where R equal to universal gas constant. So this is all about for the today's summary video for heat and next is optics. ओके, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ पीपीटी में प्रॉब्लम हुआ है कहीं पे, तो फिर ना वो आप मेरे बाकी के चैनल पे वीडियोस है, वो वीडियोस देख के आप समझ सकते हो. ओके ना, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दी टुडेज़ वीडियो. सो और थैंक यू वेरी मच.